ठीक है। विप को हम हिंदी में अगर शुद्ध हिंदी बोले तो सचेतक बोलते हैं। विप वैसे सुन लीजिए आप क्या होता है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो संसद के अंदर, लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों में, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि हमारी पार्टी के जितने भी सदस्य हैं उन वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित रहें, अनुशासन कायम करके रखें, अनुशासन बना के रखें, और जो भी प्रोसेस होता है उसको फॉलो करें। जो भी उनका डायरेक्शंस पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा दी जाती है करने के लिए, वो उसको फॉलो करें। तो विप का ये काम होता है ये सारी चीजें उनसे करवाना। और अगर किसी पर्टिकुलर स्पेशल मैटर के लिए अगर अपने जो आपके सदस्य हैं, सांसद हैं, उनसे पक्ष या विपक्ष में वोट डलवाना है, तो उसका भी कोऑर्डिनेशन करवाने की जिम्मेदारी विप की होती है, सचेतक की होती है। विप एक किस्म से असिस्टेंट फ्लोर लीडर की तरह होता है, ठीक है, फ्लोर लीडर की तरह होता है। और जो विप, क्योंकि विप को ये सारी जिम्मेदारी पार्टी अध्यक्ष ने दी होती है, तो विप की अगर जो बात कोई सांसद सदस्य पार्टी का नहीं मानता तो उस सदस्य के खिलाफ फिर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, जैसे उपस्थित रहना कि हमें किसी विशेष विषय के ऊपर वोटिंग होनी है, हाँ में करनी, ना में करनी, तो इन सब बातों का ख्याल रखना आवश्यक होता है। तो विप की बात फॉलो करना जरूरी होता है। तो ये होता है विप। जो मैंने बोला ना, बड़ी संख्या में अपनी पार्टी के सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, किसी विशेष विषय पर पक्ष या विपक्ष में समर्थन हासिल करना, प्राप्त करना, संसद में सदस्यों के व्यवहार और विनिमय की पर दृष्टि रखना। ठीक है, जो सब मैंने बोला वही सब यहाँ पर लिखा है, सेम चीज है। फिर एक शब्द आता है जी, लेम डक सेशन। अब इसका हिंदी रूपांतरण करें तो लंगड़ा बतख बनता है, लेकिन हम इसको ये नहीं बोलते, हम इसको लेम डक सत्र ही बोलते हैं। ये सबसे आखिरी सत्र होता है एक सरकार का, जो एक सरकार होती है, और इस सत्र के बाद फिर आम चुनाव होते हैं। ये वर्तमान जो सत्र होता है लोकसभा का, आखिरी वर्तमान सत्र, उसके बाद नए इलेक्शन होने हैं, फिर नई लोकसभा का गठन होगा। तो इस आखिरी सत्र के जो सदस्य होते हैं, जब ये नई लोकसभा में नहीं चुने जाते, नहीं जीत पाते, तो इनको लेम डक कहा जाता है। तो इनके नाम से ही सत्र का नाम लेम डक सत्र पड़ गया, क्योंकि बहुत सारे सदस्य जो इस लोकसभा के हैं, वो हो सकता है नई लोकसभा में वो सदस्य भी ना बन पाए, चुनाव जीतने के ऊपर है, तो उनके लेम डक सदस्य कहा जाता है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनुच्छेद 120 के अंदर संसद की भाषा के बारे में बात की गई है, और इसमें बात किया गया है कि संसद के अंदर, हमें पता है हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अंदर आधिकारिक भाषा दोनों में काम होता है, लेकिन अगर कोई सदस्य हिंदी या अंग्रेजी में कंफर्टेबल नहीं है, वो अपनी मातृभाषा में सवाल पूछना चाहता है या अपनी बात रखना चाहता है, तो वो कर सकता है। इसके लिए बस उसके कोई रिटर्न में कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं होती, बस वो खड़े होकर पीठासीन अधिकारी को ये बोलते हैं कि मैं अपनी मातृभूमि मातृभाषा में बात करना चाहता हूँ, तो उसको वो वहीं पर परमिशन दे देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कोई भी सदस्य अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित कर सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, उत्तर दे सकता है, इसके लिए उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है, और ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 210 राज्य विधानसभा में भाषा की बात करता है। ठीक है जी, तो जब हमारा देश मुक्त हुआ तो संसद की अंदर हिंदी भाषा थी, तो साथ ही साथ क्या कहा गया कि ये जो आपके अंग्रेजी भाषा है ये भी कुछ समय तक चलेगी, लेकिन उसके बाद 1965 से जो अंग्रेजी भाषा को कंटिन्यू कर दिया गया। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु हम ये देख लें कि जो भारत के महान्यायवादी होते हैं या कोई प्रत्येक मंत्री होता है, सिंपल, इनको परमिशन होती है कुछ चीजें करने की। जैसे जो हमारे विशेष रूप से जो न्यायवादी हैं, वो किसी भी सदन की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने के अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो कोई भी मंत्री हो, वो भी, उसको भी परमिशन है। दोनों सदनों किसी भी संयुक्त बैठक में उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है जी, संसद की कोई भी समिति जिसका वे सदस्य होते हैं उसमें भाग ले सकते हैं, परंतु इन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं होता। ये जो हमारे महान न्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, जिसके अंदर मीटिंग के अंदर इनको इन्वाइट किया जाता है किसी कमेटी के अंदर, वहां पर जाके मीटिंग अटेंड भी कर सकते हैं, परंतु वोट डालने का इनको कोई अधिकार नहीं होता है। उसी तरह से कोई भी प्रत्येक मंत्री हो, वो भी लोकसभा या राज्यसभा में कार्रवाई का भाग हो सकता है, लेकिन जब वोट डालने की बारी आएगी तो अपने सदन में जिसके वो सदस्य हैं केवल वहीं पर वोट डाल सकते हैं। अच्छा, कोई एक मंत्री जो किसी किसी भी सदन का सदस्य नहीं है,
दोनों सदनों की कार्यवाही में बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन उसे मत डालने का अधिकार नहीं होता है। बड़ी देखो इंटरेस्टिंग बात है, एक व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है लेकिन वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में इस बात की परमिशन है कि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री या मंत्री आप बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि पहले उसका सदस्य होना जरूरी है, उसको 6 महीने के अंदर अंदर सदस्यता लेनी आवश्यक होती है, नहीं तो उनको उसके पद से हटा दिया जाता है। तो यहीं पर वो बात की गई, तो जब तक वो किसी के सदस्य नहीं बनते वो मत नहीं डाल सकते। आगे मैं चर्चा करता हूं आपसे संसदीय उपकरण की, पार्लियामेंट्री डिवाइसेस की। ठीक है जी। तो यहाँ पर सबसे पहले संसदीय जो आपका डिवाइस आता है वो आता है प्रश्न काल। यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको क्वेश्चन आवर बोलते हैं। हमारी संसद 11 बजे शुरू होती है और शाम को 6 बजे तक चलती है, और 11 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रश्न काल होता है। ये 1 घंटा विशेष रूप से निर्धारित किया गया है, जिसमें विपक्ष जो है सत्ता पक्ष से प्रश्न उत्तर करते हैं, सवाल पूछते हैं, और फिर उनका उसका जवाब मिलता है। प्रश्न किससे संबंधित होते हैं? प्रश्न उनके काम से या फैसलों से, जो भी उनके निर्णय होते हैं उससे संबंधित होते हैं। वर्ष 2014 से भी राज्यसभा के अंदर ये बहस जो है 11 से 12 की शुरू कर दी गई है। इस 1 घंटे के अंदर जो सांसद मंत्री हैं, सांसद होते हैं, वो मंत्री से प्रश्न पूछते हैं, और वो अपने मेन पर्पस क्या होता है? उत्तरदायी ठहराना। ठीक है, उनको उत्तरदायी ठहराना कि आप जो काम पर आपको, जो आप नियुक्त हैं, जो मंत्रालय आपको नियुक्त है, जो कार्यवाही आप कर रहे हैं, काम आप कर रहे हैं, निर्णय आप ले रहे हैं, उनके प्रति आप हमें ये बताइए कि आप ये चीज कर रहे हैं तो इसका क्या आउटपुट है, क्या रिजल्ट है। तो ये उत्तरदायी होते हैं मंत्री, तो उनको उत्तरदायी ठहराने के लिए सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है जी। प्रश्न जो होते हैं वो निजी सदस्यों से भी पूछे जा सकते हैं। जो निजी सदस्य कौन होते हैं? निजी सदस्य वो होते हैं जो संसद में मंत्री नहीं होते, सिर्फ संसद के सदस्य होते हैं, यानी सांसद होते हैं, मंत्री नहीं होते, वो सारे निजी सदस्य होते हैं। अब संबंधित मंत्री जो है उस प्रश्न, किस प्रकार का प्रश्न है उसके आधार पर उत्तर देते हैं, चाहे वो मौखिक उत्तर की श्रेणी में आता है या लिखित रूप की श्रेणी में आता है। और संसद किसी भी प्रशासनिक गतिविधि पर प्रश्न उठा सकते हैं। तो जो सांसद है, आपके जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव आपने प्रशासनिक निर्णय लिए हैं उन पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। इसी को बोलते हैं उत्तरदायी ठहराना। प्रश्न पूछना कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा करने से क्या हुआ, ये नहीं हुआ, आपने ये किया, ये नहीं किया। ठीक है, तो ये होता सवाल। तो प्रश्न काल कब कब होता है? देखिए, एक होता है राष्ट्रपति का अभिभाषण, जब वो दोनों सदनों को इकट्ठे संबोधित करते हैं। दूसरा, एक बजट। ये दो समय को छोड़कर संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल सभी दिनों में आयोजित होता है। तो प्रश्नकाल का जो प्रारंभ हुआ है वो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा किया गया है। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि प्रश्नकाल कब कब नहीं होता है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सिंपल है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। बजट की प्रस्तुति जिस दिन होती है उस दिन प्रश्नकाल नहीं होता। संयुक्त बैठक की कार्यवाही के दौरान प्रश्नकाल नहीं होता है। छुट्टी के दिन आयोजित अगर कोई बैठक हो संसद की, उसमें प्रश्नकाल नहीं होता है, क्योंकि प्रश्नकाल एक प्रोसीजर का पार्ट है। जब संसद लंबे समय तक बैठती है, जब संसद लंबे समय तक बैठती है उस समय भी प्रश्नकाल नहीं होता। लंबे समय में एक्सटेंडेड पीरियड। और अध्यक्षीय भाषण के दौरान, जो हमारे प्रेसिडेंशियल एड्रेस है, नहीं, यहाँ पे अध्यक्षीय नहीं आना था, यहाँ राष्ट्रपति आना था, गलत लिख दिया। तो राष्ट्रपति जी का जो भाषण होता है उस समय भी जो है प्रश्नकाल नहीं होता। तो हम यहाँ पे प्रश्नों की बात कर रहे हैं, तो 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं: तार्किक प्रश्न, अतार्किक प्रश्न और अल्पसूचक प्रश्न। तार्किक प्रश्न वो होते हैं जिनका मौखिक उत्तर आवश्यक होता है, इसलिए जैसे मैंने कोई सवाल पूछ लिया मौखिक रूप से, तो मुझे मौखिक उत्तर मिलेगा। तो मैं फिर एक और सवाल पूछ सकता हूँ, तो उसको बोलते हैं कि पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, सप्लीमेंट्री सवाल भी पूछे जा सकते हैं। एक होते हैं अतार्किक प्रश्न। ये प्रश्न इस प्रश्न के लिए लिखित में उत्तर आवश्यक होता है। प्रश्न मिल जाता है, लिखित में उत्तर देना होता है। अब क्योंकि लिखित में है, जितना प्रश्न पूछा है लिखित में उतना ही उत्तर मिलेगा, इसलिए आप उसके साथ एडिशनल सवाल नहीं पूछ सकते। एक होता है अल्पसूचक प्रश्न। ये प्रश्न के लिए आपको 10 दिन पहले प्रश्न देना पड़ता है, कम से कम नोटिस देना पड़ता है, उसमें प्रश्न भेजना पड़ता है, और इसका उत्तर आपको जो है वो मौखिक रूप से दिया जाता है। तो इसमें ये फर्क है। अब प्रश्नकाल का क्या महत्व है? मैंने स्टार्टिंग में बोला, सरकार को उसकी नीतियों, निर्णय और कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराना, उनसे सवाल पूछना कि आपने ऐसा क्यों किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो सारी चीजें होती हैं। क्योंकि प्रश्नकाल, क्योंकि जो लोकसभा है वो लोगों की सभा है,
ठीक है, इसके बाद आता है शून्यकाल। अच्छा, शून्यकाल क्या है? शून्यकाल प्रश्न काल के ठीक बाद से प्रारंभ होता है। शून्यकाल प्रश्न काल के ठीक बाद से प्रारंभ होता है, और जो शून्यकाल होता है वो आधे घंटे का होता है। इसमें भी सवाल जवाब होते हैं। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा और बारीकी से बता दूं तो 3 मिनट मिलते हैं एक सांसद को, लेकिन जरूरी नहीं कि पूरे संसद के सदस्य सभी प्रश्न करते हैं जो भी है। तो ये एक मोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन होता है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है इसके अंदर। प्रस्तावों की बात करें तो प्रस्ताव होता है, जैसे प्रपोजल को बोलते हैं ना, प्रस्ताव, कि हम इस चीज के ऊपर ये प्रस्ताव रख रहे हैं, ये प्रपोजल है हमारा, जैसे बिजनेस प्रपोजल है या किसी तरह का कोई प्रोग्राम का प्रपोजल है, कैसे होगा। तो वैसे प्रस्ताव, प्रपोजल जो है वो मोशंस के रूप में संसद के अंदर रखे जाते हैं। तो किसी भी मामले के अंदर किसी भी विषय के ऊपर बहस आरंभ करनी है या बहस को अब खत्म करके निर्णय पर आना है, तो किसी भी सदस्य द्वारा जो है वो जो प्रस्ताव है वो संसद के अंदर एक पेश किया जा सकता है। तो विशेष रूप से ये कब यूज होता है? किसी महत्वपूर्ण विषय के ऊपर प्रस्ताव का जो विषय है वो हो सकता है, जैसे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मेरे देश और मेरे समाज से संबंधित है, तो प्रस्ताव का विषय वो होना चाहिए, तभी उस विषय प्रस्ताव की इंपॉर्टेंस बनती है। ठीक है, तो प्रस्ताव के प्रकार यहाँ पर बहुत सारे, सब में जाने की जरूरत नहीं है, मुख्य मुख्य मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले सारभूत प्रस्ताव, सहायक प्रस्ताव, स्थापना प्रस्ताव, समापन प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, आत्मविश्वास, यहाँ पे आत्मविश्वास नहीं आता है, यहाँ पर विश्वास प्रस्ताव आना था यहाँ पे, धन्यवाद प्रस्ताव, अभी तक कोई अभी तक कोई दिन निर्धारित नहीं, किसी प्रस्ताव के लिए कोई दिन निर्धारित नहीं होता, ऐसा ही प्रस्ताव होता है, और होता है विलंबनकारी। अब इसमें इंपॉर्टेंट है प्रिविलेज, ये प्रिविलेज प्रस्ताव, कॉलिंग अटेंशन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट, नो कॉन्फिडेंस और थैंक्स, ये जो हाईलाइट किए गए हैं ये इंपॉर्टेंट है। जैसे सब्सटेंटिव मोशन या सारभूत प्रस्ताव के बारे में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे गति प्रस्ताव होना था, ये इसको इस प्रकार से तैयार करते हैं कि ये सदन के अंदर आराम से यह पास हो जाए, क्योंकि एक किस्म से बहुत ही मजबूत प्रस्ताव के रूप में ये पेश किया जाता है। उदाहरण जैसे राष्ट्रपति का महाभियोग करना तो प्रस्ताव लाया जाता है, मुख्य चुनाव आयोग को हटाना हो तो प्रस्ताव लाया जाता है। अब आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा प्रस्ताव का क्या पर्पज है यहाँ पे। इसमें क्लोजर मोशन, जिसको समापन प्रस्ताव बोलते हैं, जैसे सदन के समक्ष कोई बहस चल रही है, अब बहस बहुत लंबे समय से हो गई है, तो बहस को अब कम करके सीधा उसको जो है पेश किया जाए और उसको फाइनल क्लोजिंग किया जाए। और अगर ये प्रस्ताव सदन द्वारा अनुमोदित हो जाता है तो बहस को रोक दी जाती है और मामले को मतदान के लिए भेज दिया जाता है। प्रिविलेज प्रस्ताव, ये प्रस्ताव जो हमारे जो भी विधायक और सांसद होते हैं इनको मिलता है। इनको कुछ विशेषाधिकार होते हैं बोलने पर, अपने कार्य करने पर। संसद के अंदर अगर कोई सांसद कोई बात कहता है जो किसी को अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं आती, तो संसद के अंदर कही गई बात जो अपने व्यवहार के लिए उनके ऊपर किसी प्रकार की कोर्ट की कार्रवाई या शिकायत नहीं हो सकती। ये होता है विशेषाधिकार। अगर वैसे ही कोई वो गलत बात बाहर बोलते हैं, मीडिया बोलते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ये दोनों सदनों के सदस्यों के लिए होता है, उनकी समितियों और उनके सदस्यों को भी ये विशेषाधिकार ही प्राप्त है, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 105 के अंदर किया गया है। कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है, ध्यान आकर्षण, किसी महत्वपूर्ण विषय के ऊपर ध्यान आकर्षण करना हाउस का, सदन का, तो उस समय ये लाया जाता है। ऐसा विशेष जो किसी मतलब मैंने बोला समाज से संबंधित, कानून से संबंधित, देश की रक्षा सुरक्षा से संबंधित कोई विषय हो, तो संबंधित मंत्री का जो है ध्यान आकर्षण किया जाता है इस तरफ, किसी सार्वजनिक मामले के ऊपर। और ये भारत की भारतीय नवाचार है, यानी कि इनोवेशन है, 1954 से ये चल रही है। एडजर्नमेंट मोशन, बहुत सारी चीजें मिलती जुलती हैं, थोड़ा सा फर्क होता है। इसमें भी लोकसभा का कोई सार्वजनिक लोकसभा का कोई जो सार्वजनिक कोई विषय होता है जी, जैसे समाज का कोई विषय है, उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि आपने ये तो किया पर ये नहीं किया, इससे ये नुकसान हो गया, तो ऐसी चीज के विषय के ऊपर सरकार का ध्यान आकर्षण के लिए कोई जो सांसद है वो एडजर्नमेंट मोशन ला सकते हैं। और फिर क्या करते हैं, इस प्रस्ताव को 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है, और ये सदस्यों का समर्थन मिलने के बाद इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर जो उनका ध्यान आकर्षित किया जाए कि तत्काल प्रभाव से जो है
सदन का ध्यान इस तरह आकर्षित किया जाता है कि आप जो है अब इस प्रस्ताव के ऊपर थोड़ा ध्यान दें। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि जो पूरा का पूरा मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये हमने स्टार्टिंग में किया है। तो लोकसभा के अंदर विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। पहली बात, अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई आधार देना आवश्यक नहीं होता, ये होगी दूसरी बात। तीसरी बात, अविश्वास प्रस्ताव क्योंकि लोकसभा में ही आता है, राज्यसभा में नहीं पेश होता ये सिर्फ लोकसभा में ही पेश होता है। तो लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन इस प्रस्ताव को आवश्यक होगा। तो ये 50 लोग, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि विपक्ष लाता है सरकार के खिलाफ, तो विपक्ष के लोग ही होंगे। समर्थन प्राप्त हो जाए उसके बाद जो है इसको प्रस्तुत किया जाता है, और अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को हटा दिया जाता है, यानी कि सरकार गिर जाती है। इसमें बड़ा सिंपल सा होता है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, इसमें स्टार्टिंग में बोल दिया है। एक साल में संसद के 3 सत्र होते हैं और हर सत्र में एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो ये कंडीशंस बता रखी हैं। एक सत्र में एक बार ही लाया जा सकता है और साल में 3 सत्र होते हैं। इसको कोई आधार की आवश्यकता नहीं होती कि आप ये क्यों ला रहे हैं, क्योंकि ये प्रस्ताव अपने आप में ही एक आधार है, रीजन है कि अविश्वास प्रस्ताव मीन्स सरकार में अब जनता का अविश्वास है, विश्वास नहीं, क्योंकि जनता समर्थन खो चुकी है। अब ये बहुमत में नहीं है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अब ये डेक्लेरेशन जो है, ये घोषणा विपक्ष द्वारा की जाती है, सत्ता पक्ष द्वारा नहीं की जाती है। तो विपक्ष ये कहता है, ये देखो ये सरकार अब जनता का विश्वास खो चुकी है, इनके पास सरकार बनने की सीटें नहीं है, हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं, अब वोटिंग होगी, उस अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर वोटिंग होती है। तो अगर अब इसमें ये चेक करके ये पता चल जाता है कि कितने, अगर तो सरकार गिरती है दैट मीन्स के सरकार के अपने ही सांसदों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ वोट कर दिया, और अगर सरकार जीत जाती है यानी कि अविश्वास प्रस्ताव हार जाता है, गिर जाता है, यानी समझ लीजिए कि विपक्ष का जो दावा था वो गलत था। और ये जो अविश्वास प्रस्ताव आता है, ये किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं आता, ये पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है, देखिए जब भी राष्ट्रपति संबोधित करते हैं, साल का पहला सत्र बजट का सत्र होता है, उससे पहले दोनों सदनों को संबोधित करते हैं, तथा हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, तो नई सरकार गठित होती है, नई लोकसभा का गठन होता है, तो नई लोकसभा की पहली मीटिंग जो होती है उसको वो संबोधित करते हैं। ए अब ये जो संबोधन होता है राष्ट्रपति का, ये सरकार की नीतियों के बारे में बताते हैं, देश के बारे में बताते हैं, देश की तरक्की के बारे में बताते हैं, आने वाले समय में हमारे देश के सरकार की क्या नियत है, क्या सरकार और करना चाहती है, ये सब चीजें वो बोलते हैं। मतलब सदस्यों के सामने बताते हैं, तो सरकार की नीतियों, कार्यों और जो भी देश की स्थिति है उनके बारे में चर्चा करते हैं। ये प्रस्ताव फिर लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में चर्चा होती है इसके ऊपर, पक्ष विपक्ष के अंदर, और उसके बाद वोटिंग होती है। तो दोनों सदनों से ये फिर प्रस्ताव पास होता है। तो इसको धन्यवाद प्रस्ताव बोलते हैं, मोशन ऑफ थैंक्स बोलते हैं। इसका पास होना आवश्यक है, नहीं तो सरकार का गिरना माना जाता है। ठीक है जी। धन्यवाद प्रस्ताव, अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि किस बहुमत से पारित होता है, ये होता है साधारण बहुमत से। ये एक अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव के बीच में फर्क है। इसमें सिर्फ आप इतना जान लीजिए, अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। निंदा प्रस्ताव किसी विशेष विषय के ऊपर सरकार की निंदा करने के लिए लाया जाता है, इसमें सरकार के गिरने का कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक है जी। बिल्स का टॉपिक हमारा थोड़ा एडवांस टॉपिक है, थोड़ा सा अब लेवल अप करेंगे। बिल हम विधेयकों को बोलते हैं, कोई भी कानून बनाया जाता है वो बिल के रूप में सबसे पहले एक पेश किया जाता है। ठीक है, तो बिल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सरकारी बिल, एक होता है प्राइवेट बिल। अब सरकारी प्राइवेट ये संस्था के रूप में होता है। सरकारी बिल उसको बोलते हैं जो एक मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है सदन के अंदर। प्राइवेट बिल उसको बोलते हैं जो एक सांसद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो मंत्री नहीं है। तो देखिए, ये पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल के अंदर अंतर किया गया है। जो सरकारी बिल होता है, ये इसे संसद के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो प्राइवेट बिल होता है, इसे मंत्री के अलावा जो भी सांसद है, किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। सरकारी बिल जो है सरकार की नीतियों को दर्शाता है। जो प्राइवेट बिल जो है वो सार्वजनिक विपक्षी दल का जो रुख है किसी विषय के ऊपर वो बताता है।
पब्लिक बिल के पास होने की संभावना अधिक होती है, संसद से पारित होने की संभावना अधिक होती है, प्राइवेट बिल की कम होती है। अच्छा, अब इसे सदन में प्रस्तुत करने से पहले 7 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ता है। प्राइवेट बिल को सदन में प्रस्तुत करने से पहले 1 महीने का नोटिस देना आवश्यक होता है और इसके लिए केवल शुक्रवार का दिन ही रखा गया है। शुक्रवार के दिन ही इसको प्रस्तुत किया जा सकता है, इसके ऊपर चर्चा हो सकती है। सरकारी बिल अगर सदन द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया जाता है, तो इसमें ये पता चलता है कि सरकार के अंदर विश्वास की कमी है, यानी कि सरकार के ऊपर जनता का विश्वास कम है, तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। प्राइवेट बिल की अगर मैं बात करूं, अगर प्राइवेट बिल अस्वीकार हो जाता है संसद के अंदर, तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर, सरकार वैसी की वैसी रहती है, सरकार को भी त्याग पत्र नहीं देना पड़ता। प्राइवेट बिल की अगर बात करें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद दे सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर जो है विपक्ष द्वारा लाया जाता है। निजी सदस्य विधेयक को अधिनियम बनाने के लिए दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। ये प्राइवेट बिल भी दोनों सदनों से वैसे ही पारित होना चाहिए। ठीक है जी। संसद के प्रत्येक सत्र में निजी सदस्य विधेयक की संख्या 3 है, यानी कि साल में जो है वो 3 सत्र होते हैं, जैसे मैंने पीछे बताया। तो हर सत्र में एक बार जो है वो प्राइवेट बिल पेश किया जा सकता है। 1952 से अब तक जो है 14 विधेयक जो है इस तरह से सब निजी वो कानून बन चुके हैं। विधेयकों के प्रकार से हम यहाँ रुकेंगे। विधेयक आपके सामने है, 4 प्रकार के हैं, जिनको हम बिल बोलते हैं। एक होते हैं साधारण विधेयक, जिनको साधारण बहुमत से पारित करना होता है, क्योंकि उनका विषय और उनकी कार्य वैसे ही होता है, अनुच्छेद 107। इसमें 108 का जो मतलब है वो संयुक्त बैठक से, जो आगे हम बाद में बात करेंगे। दूसरा होता है धन विधेयक, जो सिर्फ लोकसभा में ही पेश होता है। आगे बताऊंगा इसके बारे में, अनुच्छेद 110। फिर है वित्त विधेयक, अनुच्छेद 117, और है संविधान संशोधन विधेयक, अनुच्छेद 368। ठीक है जी। तो ये हमारे 4 प्रकार के विधेयक हैं। इसमें से धन विधेयक और वित्तीय विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक ये इंपॉर्टेंट है। उन्हीं का डिटेल हमारे आगे आएगा। ठीक है जी। तो आज अभी इसमें आप इसे इतना देख लीजिए कि धन विधेयक जो है इंपॉर्टेंट है, इसका आर्टिकल 110 के अंदर आता है। ठीक है, तो इसकी डिटेल हम जो है अगली क्लास में करेंगे। अभी मैं यहाँ पर रुकूंगा। कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। आ गया। कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। चलो, ठीक है जी, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।